Hello students, now we are going to discuss the mutual inductance between two coaxial long solenoids. आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे पास दो कॉइल होती है और करंट अगर पहली कॉइल के अंदर फ्लो कर रहा है तो उसके कारण से फ्लक्स का चेंज होकर के EMF इंड्यूस होगी दूसरी नेबरिंग कॉइल के अंदर, और करंट अगर सेकंड कॉइल में चलेगा तो इंडक्शन होगा पहली के अंदर। तो वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कोफिशिएंट है वो हम निकाल लें, क्योंकि हमें ये पता है कि जो फाई है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। अब करंट पहली में चलेगा तो फ्लक्स का चेंज दूसरे के अंदर एसोसिएट होगा, और अगर करंट सेकंड कॉइल का लेंगे तो फ्लक्स का चेंज किसके अंदर, पहले के अंदर। और इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलते थे हम, तो ऐसे लिखते थे फाई इज इक्वल टू एम आई। तो ये I1 है, ये 2 है, तो यहाँ से फिक्स होगा 2 मीन्स यहाँ पे इंडक्शन हुआ है सेकंड कॉइल के अंदर ड्यू टू द करंट ऑफ फर्स्ट। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे तो फाई 1 विल बी इक्वल टू एम, और ये I2 1 2, तो यहाँ भी क्या आएगा 1 2, मीन्स इंडक्शन किसमें हुआ, फर्स्ट कॉइल के अंदर हुआ है, फर्स्ट कॉइल के अंदर ड्यू टू द करंट ऑफ सेकंड। तो हम ये M12 और M21 दोनों निकालेंगे और ये M आ जाएगा। तो ये हमें M निकालना है कि कितना होगा। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में हमने L निकाला था तो वही आता था म्यू नॉट N स्क्वायर A बाय L। हम फैक्टर्स तो डिस्कस कर चुके थे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी वैल्यू आएगी M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A और बाय L, और A जो होगा वो एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉइल जिसके रेडियस फॉर एक्सटेंशन कम है और लेंथ होगी लार्जर कॉइल। तो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तब ध्यान रखते हैं। तो देखिए कि किस तरह से करेंगे इसको। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं, S1 और S2 मान लेते हैं। एक कॉइल हमने ये मान ली, से ये ब्लू से लिख देते हैं इसको। और एक ले लेते हैं हम ये रेड से, और हम देख रहे हैं कि जो रेड वाली जो सोलेनॉइड है इसका जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने कम दिया है और इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो इस कॉइल को तो हमने नाम दे दिया S1 और इस कॉइल को हमने नाम दे दिया S2। सोलेनॉइड्स। तो हम यहाँ कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास ये जो दोनों कोएक्सियल सोलेनॉइड्स S1 और S2, तो S1 और S2 के लिए हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए ऐसे कि S1 के लिए हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर है जो N1 है, उसकी लेंथ स्मॉल l। ठीक है, क्योंकि दोनों की लेंथ हम सेम मान रहे एज L। ठीक है, अगर आपके पास L1 और L2 दो लेंथ होंगी, ठीक है, तो हमें लार्जर लेंथ लेनी पड़ेगी, याद रखना न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि कोएक्सियल तो एक्सिस के लॉन्ग फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो फ्लक्स एंटायर लेंथ को एनक्लोज करेगा, सो लार्जर लेंथ नहीं। सो हमने सेम लेंथ के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1, लेंथ L, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हम बोलते थे पाई R1 स्क्वायर, ताकि रेडियस इसकी कितनी है R1 और करंट इसके अंदर जा रहा है I1, और हम ये लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लेंथ, मींस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दे, सो दैट इज N1 बाय L। इसी तरह से ये पैरामीटर्स हम लिख देते हैं, मींस इसकी जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन थी तो उसके लिए जो एरिया हो गया A1, जबकि इस S2 कॉइल के लिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 होगा, A2 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर। ठीक, सो S2 कॉइल के लिए लिख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स N2, लेंथ सेम दे रहे L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 होगा जो पाई R2 स्क्वायर, और उसके अंदर करंट जो जाएगा टाइम वेरिंग करंट I2 मानेंगे, और सो दैट नंबर ऑफ टर्न्स N2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, so that will be total number of turns divided by length because length is the same। तो ये पैरामीटर हमने डिफाइन कर दिया इसके लिए। अब हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले में निकालना चाहते हैं ड्यू टू द करंट इनटू द सेकंड, M12 निकालना चाहते हैं, तो फर्स्ट के अंदर इंडक्शन किसके कारण से होगी, ड्यू टू द करंट ड्यू टू द सेकंड, और सेकंड के अंदर हम टाइम वेरिंग करंट मान लेते हैं जैसे I2। ठीक, तो हमने M12 निकालना था, यहाँ से लिख ले, चलो कोई बात नहीं, M12 निकालता मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड M12।
M12 निकालने के लिए हमने ये कहा कि करंट किसके अंदर फीड करना पड़ेगा, सेकंड के अंदर। तो लेट ए टाइम वेरिंग करंट I2, टाइम वेरिंग करंट I2 is fed into coil या solenoid S2 into solenoid S2। अब solenoid S2 के अंदर करंट चलेगा तो उसका एक फील्ड आएगा और फील्ड किसके अलोंग होगा, एक्सिस के अलोंग। सो फील्ड ऑफ S2 क्या होगा, सो फील्ड ऑफ S2 दैट विल बी व्हाट, सेकंड का फील्ड V2 से लिखे तो हमने उसको लिख दिया V2। कितना होगा फील्ड सोलनाइड का हमने निकाला पहले, B इज इक्वल टू म्यू एन आई लिखते थे, म्यू नॉट एन और आई, ठीक है। अब सेकंड का फील्ड दे रहे हैं तो करंट भी सेकंड का, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे N2, ठीक है। सही, इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। और अगर इस फील्ड को लिखना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स बेंड लेंथ में तो म्यू नॉट स्मॉल n2 कितना है, दैट इज कैपिटल N2 बाय L, तो कैपिटल N2 बाय L और इनटू I2, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। ये फील्ड हो गया। अब ये जो फील्ड है इसका वो फ्लक्स किसके अंदर एसोसिएट करेगा, सेकंड के अंदर। तो फील्ड तो टोटल पूरे पे है, लेकिन जो इसका फील्ड का जो इंपैक्ट आएगा इसके ऊपर वो केवल कितने एरिया पे आएगा, यहाँ इसके ऊपर आएगा। मींस कितने नंबर ऑफ टर्न्स पे, N1 नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, ठीक है, और कितने एरिया पे, केवल A1 एरिया पे, क्योंकि इसी के अलोंग होगा, ठीक है। फ्लक्स की लिंकेज हम फर्स्ट कॉइल के अंदर लेना चाह रहे हैं तो फ्लक्स क्या होगी, नाउ phi is equal to NB, so now flux linked with S2, now flux linked with S1, ठीक है। S1 के साथ जो फ्लक्स लिंक करेगी उसको हम क्या लिखेंगे, phi is equal to कितना होगा, NBA। फर्स्ट की फ्लक्स की बात करें phi 1, ठीक। अब एक बार थोड़ी बात समझिए थोड़ा सा कि ये जो फ्लक्स है किस फील्ड के कारण से, इस करंट तो इसके अंदर था, ये समझ रहे हैं, इसके अंदर सेल करंट, इसके अंदर कोई करंट नहीं, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे तो रिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स किससे होंगे, N1 के ऊपर, N1 नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर ये फ्लक्स काम कर रही है, N1। फील्ड किसका होगा, सेकंड का होगा V2, और एरिया किसका होगा, कितने एरिया पे काम कर रहे हैं, A1 एरिया पे, ना कि A2 एरिया पे, ठीक है। तो हमने इंडक्शन किस में ले रहे हैं, सेकंड फर्स्ट कॉइल पे ले रहे हैं, तो एरिया किसका होगा, A1। इन वैल्यूज को यूज कर देते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट phi 1 is equal to N1 V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या होगी बताइए, दैट इज mu2 N2 by L into करंट I2, और एरिया कितना होगा, A1। अब हमें पता है कि फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होती है, करंट की स्ट्रेंथ के, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि दो कॉइल है। तो इस हम आई के टर्म को सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो फ्लक्स की टर्म में जो भी टर्म आई के साथ होगी उसको हम कहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे phi 1 is equal to बोलिए म्यू नॉट N1 टर्म में और N1 N2 डिवाइडेड बाय लेंथ L, और एरिया कितना, A1, और इसके साथ में टर्म कितनी होगी, I2। और मैं इस टर्म को से एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, से इसको रेड ब्रैकेट में लिख दिया, अंडरलाइन कर लिया इसको। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गया, इनकी नंबरिंग कंटिन्यू कर लेते हैं, दैट इज से थर्ड एंड दिस वन इज से फोर्थ, राइट। तो अब एज phi इज इक्वल टू कितना होता है, m into I, तो इससे कंपेयर करेंगे तो फ्लक्स पहले के अंदर ले रहे हैं टू टू करंट इन सेकंड, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, M12, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर हो गया 5, कंपेयरिंग 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 को कंपेयर कर दीजिए आप। जो 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में 5 है, राइट हैंड साइड में I2, तो I2 के साथ जो टर्म वो क्या होगी, M12, तो विद इन द ब्रैकेट जो टर्म है वो क्या होगी, M12। सो आपके पास ये आ गया, ठीक। इसके बाद में इधर की तरफ चले जाएंगे, ध्यान रखना। सो कंपेयर करते हैं, सो M12 इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट N1 N2 और एरिया A1 डिवाइडेड बाय लेंथ, ये आपके पास इक्वेशन नंबर हो गया 6। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है, किसके लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ
फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मींस इंडक्टेंस और इंडक्शन इन फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल सेकंड। इसी तरह से अगर हम कॉइल फर्स्ट के अंदर करंट लेंगे तो इंडक्शन किसके अंदर आएगा, सेकंड के अंदर। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि हमने जो एजिस के इफेक्ट को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, क्योंकि जो रेडियस है ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ की कंपैरिजन, क्योंकि लॉन्ग सोलेनोइड बोलिए तो लेंथ इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ सोलेनोइड। तो आप ये कह सकते हो here we have neglected the edge effect, here we have ignored the edge effect, edge effect को हमने इग्नोर कर दिया since L is very much larger than radius। ठीक है, तो हमने दिखाया नहीं कि आगे एक्सटेंड करी बोर्ड पे। ठीक है, तो अब हम इंडक्टेंस पढ़ना चाहते हैं किसकी, सेकंड की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। नाउ फॉर किसके लिए, M21 निकालना चाहते हैं, तो हम ये मान लेते हैं जैसे इसमें कहा था लेट ए टाइम वेरिंग करंट इज पास थ्रू S2, तो अब किसमें पास करेंगे, S1 के अंदर। तो अब हम करंट पास कर रहे हैं किसके अंदर, S1 के अंदर, से I1 बोल दिए, और उसके कारण से जो फील्ड होगा, फील्ड किसके अलोंग एग्जिस्ट करेगा, केवल इसके एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करेगा, तो एंटायर जो इस लेंथ के अलोंग एग्जिस्ट करेगा, बट इसके आउटसाइड कितना होगा, 0। तो एरिया टोटल नहीं लिखा जाएगा, बट कितना लिखा जाएगा, A1 जहां यहाँ पे फ्लक्स है। ठीक है, क्योंकि इसका जो फील्ड होगा वो यहाँ इस रीजन के अंदर फील्ड कितना होगा, 0 होगा, इन रीजन के अंदर फील्ड कितना होगा, नेग्लिजिबल फील्ड होगा। हमने पढ़ा है कि फील्ड एक्सिस के अलोंग होता है सोलेनोइड का, सोलेनोइड डोलराइड में केस करें, तो जिसका जो फील्ड आएगा वो किसके अलोंग होगा, इस एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक, ड्यू टू द करंट I1, तो वो निकालते हैं। तो आपने कहा लेट ए टाइम वेरिंग करंट I1, लेट ए टाइम वेरिंग I1 is passed through solenoid S1। सोलेनोइड S1 में करंट अगर पास करेंगे तो उसका फील्ड आएगा। ठीक है, सो फील्ड ऑफ S1 एक्सिस के अलोंग होगा, कितना फील्ड होगा, B1 इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट और n इंटू I, ऐसे होता था। तो किसका फील्ड है, पहले का, तो करंट किसका, पहले का, नंबर ऑफ टर्न्स N1। ठीक है, जैसे इसके अंदर लिखा था यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा था, इसी के तरह इसको नंबर डाल दीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर कितना आगे से 7। ठीक है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स को पर मीटर लेंथ को लिख देते हैं आप। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा फ्लैश है तो थोड़ा सा हम इस तरह से ले लेते हैं साइड। तो इसका मतलब B1 जो हुआ, B1 इज इक्वल टू कितना है बताइए, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या लिख ले, पर मीटर लेंथ को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, और करंट कितना है साथ में I1। ये आपके पास से नेक्स्ट इक्वेशन आ गया 8। ठीक है, अब ये फील्ड इसकी फ्लक्स किसके ऊपर काम करेगी, सेकंड के ऊपर। ठीक है, और कितने एरिया पे काम करेगी, A2 एरिया पे काम नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो फील्ड है केवल एक्सिस के अलोंग है, टोटली इनसाइड लाई कर रही है। तो एरिया कौन सा लिखा जाएगा, A1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, A1। ठीक है, सो आपने कहा कि एज सोलेनोइड S1 lies completely or solely, lying solely inside S2, so field of S1 is confined, so field of S1 is confined totally along its एक्सिस, एक्सिस के अलोंग ही फील्ड होगा। ठीक है, ओनली टू द इफेक्टिव एरिया ऑफ A2। ठीक है, इफेक्टिव एरिया A2 का कितना होगा, जिसके ऊपर फ्लक्स काम करे, फ्लक्स केवल इस एरिया पे काम करेगी, यहाँ पे फ्लक्स काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब दैट इज जो एरिया A2 है, वो A2 का इफेक्टिव एरिया क्या लिया जाएगा, A1 ही लिया जाएगा।
सो फ्लक्स लिंक कितनी हो जाएगी आपके पास, सो फ्लक्स लिंक किसके अंदर, इन S2, फ्लक्स लिंक इन S2 मीन सेकंड के अंदर, ठीक है, कितनी होगी N B और A, राइट। तो अब एरिया हालांकि है तो A2 लेकिन लिखा जाएगा कितना A1, फील्ड किसका, पहले का, फील्ड किसका, पहले का, और किसके ऊपर काम करेगी, अलोंग द लेंथ काम करेगी, तो सभी टर्न्स पे तो काम करेगी, ठीक है, तो सभी टर्न्स के ऊपर एरिया टोटल नहीं था बट A1 था, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर हो गया कितना से 9। तो इसके अंदर B1 की वैल्यू यूज कर देते हैं, और B1 की वैल्यू यूज करते हैं तो phi2 आपके पास हो जाएगा N2, B1 की वैल्यू है कितनी, म्यू नॉट N1 बाय स्मॉल l और इनटू I1, और एरिया कितना A1। फिर इसमें I1 को क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर दे, तो I1 को सेग्रीगेट करेंगे तो phi2 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2, ठीक है, डिवाइडेड एरिया A1 डिवाइडेड बाय लेंथ L, और साथ में करंट कितना I1। इस करंट I1 को हमने क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, सपोज इसको हमने इस ब्लू ब्रैकेट में लिख दिया, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। तो अगर इसको कंपेयर करें, सो एज फाई होता है कितना M इंटू आई, करंट पहले के अंदर, फ्लक्स दूसरे के अंदर आएगी, तो कोफिशिएंट क्या बना 2 1। सो कंपेयर करते हैं इससे, तो कंपेयर करने से हमारे पास क्या आ जाएगा M21, क्योंकि phi2 और ये I1, तो I1 के साथ लगा होगा M21, सो M21 कितना होगा म्यू नॉट N1 N2, एरिया कौन सा A1 डिवाइडेड बाय लेंथ L, ये आपके पास 11। तो अगर हम इक्वेशन नंबर जो 6 और 11 दोनों को देखें तो हमारे पास M12 और M21 दोनों क्या आ गए हैं, सेम आ गए, ठीक है। अगर कोई कोर मटेरियल है तो म्यू नॉट की जगह म्यू लिख देंगे, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर होता है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम 6 एंड 11 हमारे पास M12 और M21 दोनों क्या आ गए, सेम आ गया, इसको क्या बोल दिया हमने, M बोल दिया, ठीक है। वो हम थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ सो M21 और M12 जो दोनों बराबर आएंगे इक्वल टू M से, ठीक है। तो आपने M इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट N1 N2 बाय लेंथ और एरिया A1। तो यहाँ ही बात ध्यान रखना, अगर लेंथ अगर दो, इसकी लेंथ इतनी और इसकी लेंथ इतनी, तो लेंथ तो पूरी ली जाएगी, लेंथ लार्जर की और एरिया किसका, स्मॉलर का। तो इस रिजल्ट में आपने ये ध्यान रखना है, जब भी न्यूमेरिकल्स में आप अप्लाई करें तो L जो होगी वो तो कौन सी लिखी जाएगी, लार्जर, और एरिया जो है वो कौन सा लिखा जाएगा, स्मॉलर वाला, ठीक है। जैसे कि सपोज आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें हम बता देंगे बोर्ड पे कितना स्पेस कम है। सपोज आपको कोई डाटा दिखाई दे रहा हो तो अगर लिख दे S1 सोलनॉइड, यहाँ पे लिख दे S2, ठीक है। तो S1 के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स दे दे सपोज 500, इसके अंदर दे दे सपोज 400, ठीक है। इसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दे आपको 5 सेंटीमीटर और इसकी दे दे आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लेंथ दे दे L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और इसकी दे दे L2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो कौन से लिखने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स तो दोनों ही आएंगे, बोथ N1 और N2, ठीक है। रेडियस कौन सी, स्मॉलर वाली, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इससे, और लेंथ कौन सी, लार्जर, तो लार्जर कौन सी है, ये वाली। अगर ये लार्जर हो, सपोज इसको मैंने 15 सेंटीमीटर लिख दिया तो ये वाली लिख दी जाएगी, ठीक है। याद रखना लेंथ कौन सी होगी, लार्जर वाली, और एरिया कौन सा, स्मॉलर वाला, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस था, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। इसमें एक आ गया है कि आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है, किसके बीच में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और उसके एडजेसेंट कोई एक स्क्वायर लूप रखा है जिसकी साइड दे रखी है आपको ए स्क्वायर लूप, और इसके अंदर करंट चल रहा है। सेकंड पार्ट में इसमें एक आ गया है कि इसको पुल किया गया है किसी स्पीड v से 10 मीटर पर सेकंड से, और इसके अंदर 50 एम्पीयर करंट जा रहा है, और ये इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। तो पहले हम फ्लक्स और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस तब निकलती है जब इसके अंदर करंट चले और फ्लक्स इसके अंदर आए, ठीक है ना।
तो फाई इज इक्वल टू एम आई होता है, तो आई के साथ जो भी टर्म आएगी व्हाटसएवर दैट विल बी एम, तो एम निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब आपसे ये कहा कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, नो डाउट इसका जो फील्ड होगा वो इसके ऊपर कैसा होगा, इनवर्ड फील्ड होगा, ऐसा फील्ड होगा इनवर्ड, पूरे लूप पे काम कर रहा है। तो इसकी फ्लक्स निकाल लीजिए। तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं, हम ये कह देते हैं कि सपोज क्योंकि इस पूरे लूप पे, क्योंकि लूप इधर की तरफ मूव कर रहा है, नेक्स्ट पार्ट में इसमें कहा कि सपोज 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और एट एन इंस्टेंट अगर ये 0.2 मीटर पे एक स्ट्रिप मान ली जाए, तो इसके अंदर हम स्ट्रिप मान लेते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, जो कि यहाँ से वायर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, x डिस्टेंस पे, और कितनी थिकनेस की है, दैट इज dx थिकनेस की। ठीक, सो इसका जो एरिया ऑफ द स्ट्रिप होगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ इसकी हो जाएगी a और ब्रेड्थ होगी आपके पास कितनी, dx। ठीक, सो आप ये मान लेते हैं कि कंसीडर a rectangular element of thickness dx, thickness dx का, और कहाँ पे, at a distance x from, कहाँ से हुई, वायर या करंट वायर, ठीक है, जो भी इसका नाम दे रखा आपने, करंट वायर से, ये आपने x डिस्टेंस में मान लिया, ठीक है, और थिकनेस कितनी dx का। तो अब इसका जो फील्ड होगा, ठीक है, वो हमें पता है कि फील्ड कितना होगा, b इज इक्वल टू स्ट्रेट वायर का म्यू नॉट ओवर 4 पाई और ट्वाइस ऑफ i बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ले रहे हैं आप, x। तो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का फील्ड ऑफ वायर एट फील्ड ऑफ करंट, स्ट्रेट करंट एट डिस्टेंस x, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस में इस लूप के ऊपर, ठीक है, वो कितना होगा, ये इस इक्वेशन पर फर्स्ट से निकला, ठीक है। तो फील्ड पता चलेगा, और फील्ड को अगर एरिया से b into a कर दे तो फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स निकालने के बाद i की टर्म सेग्रीगेट कर देंगे तो m आ जाएगा। तो आपने कहा कि कोई करंट एलिमेंट मान ले, कितनी सॉरी आपने कोई एक एलिमेंट मान ले, रेक्टेंगुलर एलिमेंट dx थिकनेस का एट डिस्टेंस x, सो एरिया ऑफ द एलिमेंट स्मॉल लिया, dA होगा, that will be length into breadth, so a into dx, that is equation number second। so flux, then flux linked, वो भी स्मॉल होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, d फाई, हमें टोटल फ्लक्स निकालनी है, वो इंटीग्रेट करके आएगी, ठीक है, और x का वेरिएशन होगा कहाँ से, फ्रॉम x इज इक्वल टू b से लेकर के और कहाँ तक, ये a और चल जाए तो a प्लस b तक, ठीक है, कहाँ तक, a प्लस b तक, x इक्वल टू b से लोअर लिमिट से अपर लिमिट, स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक पहुँचेंगे इस एंड तक। तो इसकी पोजीशन तो x है और इसकी पोजीशन क्या होगी, b के अंदर, और a और जुड़ जाएगा, a प्लस b, इसकी तो b थी और इसकी हो जाएगी a प्लस b। तो d फाई हुआ कितना, b इंटू d, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो d की वैल्यू इसके अंदर यूज कर दीजिए, सो दिस इंप्लाइज दैट d फाई इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है, ट्वाइस ऑफ i बाय x, और इस एरिया की वैल्यू कितनी, a इंटू dx, ये यूज कर दिया हमने, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। अब टोटल फ्लक्स ऑन लूप भी कैसा, जो स्क्वायर लूप है, यहाँ से लेकर के इस डिस्टेंस तक, ठीक है, फ्रॉम कहाँ पे x इज इक्वल टू b टू कहाँ पे, x इज इक्वल टू a प्लस b तक, वो कितनी होगी, 5, वो इन छोटे छोटे 5 का जोड़ होगी, जोड़ का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ d5, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दे, इस टर्म का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो जो टर्म में कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि x ही वेरिएबल है, ठीक है, तो x को टर्म में अंदर रहेंगी, बाकी सारे बाहर। सो इट मींस दैट 5 जो होगा आपके पास, दैट विल बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2i भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, और a भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर कहाँ पे, ये बचेगा 1 ओवर x और dx, ठीक है, और लिमिट होगी x की कहाँ से, b से और a प्लस
बी तक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, फाई हमारे पास आई है म्यू नॉट ओवर 4 पाई बाहर है 2i इंटू ए, ठीक है। और ये बचा इंटीग्रेशन में 1 ओवर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो याद रखना कि 1 ओवर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, क्योंकि इसको पावर फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि पावर फार्मूला एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन तब होता है जब एन माइनस वन हो, सॉरी एन माइनस वन ना हो, और एन माइनस वन हो तो ये लगता है कितना log टू द बेस e ऑफ x, नेचुरल log ऑफ x, ठीक है। तो हम इसका log लिख देते हैं। सो फाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है, ट्वाइस ऑफ आई ए, और इसका इंटीग्रेशन हो गया log 1 ओवर एक्स डी एक्स का log x, और लिमिट कहाँ से b से और a प्लस b तक, b से और कहाँ तक a प्लस b तक, ठीक है। अब वेरिएबल को अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे माइनस लोअर लिमिट, सो फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2ia, ठीक है। तो वेरिएबल रिप्लेस करते हैं, अपर लिमिट कौन है a प्लस बी, माइनस वेरिएबल रिप्लेस बाय लोअर लिमिट कौन है b, ठीक। और आपको पता होना चाहिए फार्मूला होता है log m माइनस log n, ठीक है, चाहे वो नेचुरल लॉ से 10 में हो, वो कितना होता है log m बाय n, ठीक है। तो ये m मान है और इसको m मान है, तो इसका मतलब ये हो गया फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2ia, और इसको लिख देते हैं भाई log टू द बेस e ऑफ किसका a प्लस बी ओवर b, ठीक है। b को इसके डिवीजन में डालेंगे तो ये हो सकता है फाई इज इक्वल टू डिवीजन में आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2ia log टू द बेस e, और ये हो गया हमारे पास a प्लस बी और b प्लस बी, b बाई बी कितना हो गया 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 4 आ गया, ठीक है। एज आपको पता है कि फाई कितना होता है m इंटू आई, सो कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग, सो कंपेयर करेंगे तो i को छोड़ करके जो भी बाकी टर्म बच गई i को छोड़ करके वो कौन होगी m, सो m आपके पास आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई राइट 2a और log टू द बेस e और a बाई बी प्लस 1, ठीक है। 2 से 2 काटना चाहो तो काट लो, अदरवाइज न्यूमेरिकल में वैल्यू यूज करनी हो तो इस फैक्टर की 10⁻⁻7 वैल्यू थी, तो ये आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। सेकंड केस में क्या कहा गया कि अगर इसको 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, और किसी इंस्टेंट के ऊपर ये जो पोजीशन है x इक्वल टू 0.2 मीटर हो, ठीक है, और इसकी जो साइज है वो 0.1 मीटर हो, ठीक है। तो आप क्या निकालिए मोशनल ईएमएफ निकालिए। तो आपको पता है कि मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन कितना होता है E इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी, तो बी निकालें, भी हमारे पास आ चुका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर 10⁻⁻7 टू आई की वैल्यू 50, आई कितना दिया आपको 50 एम्पियर, एक्स भी दे दिया कितना 0.2, तो इसको सोल्व कर लेंगे, बी की वैल्यू निकल जाएगी कितनी म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई बाय एक्स, ठीक है। लेंथ ऑफ द रोड कितनी है वो ले लें, ए और बी दे रखिए, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी मोशनल ईएमएफ आ जाएगी, इक्वेशन हो गई। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें दो कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स दे रखी हैं, एक की स्मॉलर रेडियस है और एक लार्जर रेडियस है, मच लार्जर, मींस आपको यहाँ ही मेंशन्ड है R2 इज मच लार्जर देन R1, ठीक है। और उनके सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड करे से O के ऊपर, और इनके अंदर करंट चल रहे हैं कोई टाइम वेरिंग करंट्स, तो इसके अंदर अगर सपोज करंट I2 चलेगा करंट सेकंड के अंदर, तो फ्लक्स किसके अंदर चेंज होगी फर्स्ट के अंदर, ठीक है। तो इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है, मींस M12 निकालिए या M21 निकालिए, तो पहले हम M12 निकाल लेते हैं, दोनों सेम ही होंगी, मींस 1 में इंडक्शन ऑफ किसके करंट 2 से, तो हम ये मान लेते हैं कि सेकंड के अंदर करंट चल रहा है कितना I2 करंट चल रहा है किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर। तो अब आप देखिए इस करंट के कारण से, ठीक है, जो फील्ड होगा इसका वो किसके ऊपर सोलली इस एरिया के ऊपर काम करेगा, एरिया कौन सा लेते हैं स्मॉलर का, इस एरिया है तो फील्ड इसका सब पे, ठीक है। इसका फील्ड कैसा होगा, करंट ऐसे लिया तो कैसा होगा इनवर्ड, तो इसका मतलब इसका जो फील्ड होगा वो कैसा होगा इनवर्ड होगा,
इनवर्ट पूरे पे काम कर रहे हैं, लेकिन एरिया इफेक्टिव कौन सा लिया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने इंडक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो एरिया कौन सा लिखा जाएगा, स्मॉल वाला, हमने वहां भी डिस्कस किया था, ठीक है। और सिंगल टर्न्स के हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही होगा। तो इसका मतलब इसका फील्ड देखिए, तो आपको पता है कि करंट कैरिंग कॉइल का सपोज कोई भी करंट पोर्शन होता है आपके पास, जरूरी नहीं है कि हम पूरा सर्किल ले, ये करंट सेक्शन है और वो सेंटर के ऊपर वो जो आर्क है अगर अल्फा एंगल सबटेंड करी तो फील्ड जो आता है वो आता था B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I बाय रेडियस और इनटू एंगल अल्फा इन रेडियंस, ठीक है। तो उस रिजल्ट को हम यूज कर देते हैं, पूरा सर्कल है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी सर्किल के लिए। सो हम फील्ड निकाल लेते हैं इसका ताकि फ्लक्स निकल सके, ठीक है। सो फील्ड कितना होगा, एज इफ करंट I2 flows in circular coil 2 C2 में अगर चल रहा है, ठीक है, तो फील्ड होगा इसका B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I, करंट कितना चल रहा है 2, रेडियस कितनी है उसकी R2, ठीक, और एंगल कितना सबटेंडेड हो गया 2 पाई, ठीक है। किसका होगा, सेकंड का फील्ड होगा B2, ठीक। और फ्लक्स निकाल लेते हैं, देन से इसको हमने बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्लक्स लिंक्ड इन C1 में जो फ्लक्स लिंक करेगी, फ्लक्स का फार्मूला था phi is equal to n into b into a, नंबर ऑफ टर्म तो सिंगल एक ही है, n b फील्ड किसका होगा, सेकंड का, और एरिया किसका, सेकंड के ऊपर हो पूरे पे ही फील्ड है, लेकिन हमारे पास को इफेक्टिव फ्लक्स किसके साथ लिंक कर रही है, जो वो इतना एरिया है r1 रेडियस वाला, मींस कितना लिखा जाए a1, सो इसमें लिख दीजिए phi is equal to जो फर्स्ट के अंदर आया, ठीक है, phi 1 is equal to b2 लिख दीजिए कितना है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है, I2 बाय रेडियस R2 और एंगल 2 पाई हो गई, ठीक है, और एरिया कितना हो गया पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। काटना चाहे तो इसको काट दीजिए, ठीक है। और अगर I को छोड़ दें जो बाकी टर्म बच जाएगी वो क्या होगी M, तो I को हम प्रिजर्व कर लेते हैं, तो I को प्रिजर्व कर लेंगे तो phi 1 इज इक्वल टू कितना होगा M12 और इनटू कितना I2, ठीक है। तो I2 को छोड़ करके जो टर्म बच गई वो M12 होगा, सो देयरफॉर M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, करंट हुआ I2 बाय रेडियस R2, ठीक है, और ये फैक्टर 2 पाई और इनटू एरिया जो भी A1 है पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। आप इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं और उसके बाद इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिमिलरली M21 भी कितना ही होगा, M12 के बराबर ही, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसी जनरेट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।